हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो हिस्ट्री सेक्शन है उसमें हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग मौर्य काल के समय का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम लोग मौर्य शासन को हम लोग समझे थे और उसके जो कौन कौन से राजाएं थे उनको क्या काम किया गया था, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझे थे। अब हम लोग समझते हैं मौर्य शासन का व्यवस्था किस प्रकार था। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था अशोक का शिलालेख। अशोक का शिलालेख एक अधिकांशतः देखेंगे कि क्वेश्चन वगैरह प्रीलिम्स वगैरह में पूछा करता है। इसमें जो जितने सारे अभिलेख हैं उस सारे अभिलेख जो है कुछ न कुछ वजह से उस अभिलेख को तैयार किया गया था, शिलालेख को तैयार किया गया था। तो उसमें से कई शिलालेख हैं, उन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। तो अशोक के शिलालेख के बारे में हम लोग समझते हैं। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि का निंदा किया गया है। जैसे किसी भी यज्ञ या किसी भी वैसे अवसर पे जहाँ पे पशु को बलि चढ़ाया जाता है, तो इसमें जो पहला शिलालेख है अशोक का उसमें पशु बलि को निंदा किया गया है। दूसरा जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सीय व्यवस्था का वर्णन है। तो ये भी प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तीसरा हम लोग शिलालेख की बात करें तो इसमें है राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत वो दौरे पे जाएंगे। इसमें कुछ धार्मिक नियम का भी उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया हमारा तीसरा शिलालेख। अगला हम लोग देखते हुए है चौथा शिलालेख में इसमें भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख है, इसमें धम्म यहाँ पे धर्म नहीं होगा, धम्म होगा। धम्म महामात्रों के नियुक्ति की जानकारी मिलती है पांचवा अभिलेख से। छठा अभिलेख है, इसमें आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया गया है। और इसी के साथ सातवां एवं आठवां अभिलेख, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। मतलब अशोक ने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से तीर्थ स्थल पे अपना यात्रा किया था। तो सातवां एवं आठवां अभिलेख उसी के लिए है। नौवां अभिलेख है वो है शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है नौवां शिलालेख से। और जो 10वां शिलालेख है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही काम करेंगे, हित के बारे में ही सोचेंगे। ये अशोक का 10वां शिलालेख में है। 11वां शिलालेख की बात करें तो 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के 11वें शिलालेख में क्या वर्णन किया गया है। तो इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख की बात करें, इसमें स्त्री महामात्रों के लिए नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है 12वां अभिलेख में। 13वां अभिलेख की बात करें, 13वां अभिलेख इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख अशोक का। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राज्यों के नामों का भी वर्णन मिलता है जहां उसने अपना धम्म प्रचारक भेजते थे अशोक। तो ये 13वां जो शिलालेख है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। और ऐसा माना जाता है कि उपयुक्त के द्वारा उपगुप्त के द्वारा इनको शिक्षा दिया गया था बौद्ध धर्म का। और कलिंग युद्ध के बाद में जो बहुत सारे नरसंहार, बहुत सारे निर्दोष लोगों को भी जान गई थी, बहुत सारे परिवार दुखी हुए थे, उसके बाद से इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो 13वें शिलालेख में ये सब चीज़ों का वर्णन है। अब आता है 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो 14वां अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। अभिलेख में हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करें, पहला अभिलेख इम्पोर्टेंट है, दूसरा अभिलेख इम्पोर्टेंट है, और इसमें तीसरा चौथा को हम लोग छोड़ सकते हैं। हालांकि चौथा भी इम्पोर्टेंट है लेकिन तीसरा चौथा अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो कम से कम यहाँ पे 10वां शिलालेख, 11वां शिलालेख और 13वां और 14वां शिलालेख, तो मतलब कम से कम 5-6 शिलालेख को आप जबान पर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली वहीं से पूछा जाता है। अब हम लोग स्तंभ लेख की बात करते हैं। तो कुल 7 स्तंभ लेख है अशोक के समय का, जिसमें से पहला हम लोग देखें तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है, लेख जो है, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर के द्वारा इसको इलाहाबाद के किला में इसको स्थापित कर दिया गया। तो ये हो गया अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख।
दूसरा हो गया दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख जो था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक है, तो ये हो गया दिल्ली टोपरा स्तंभ। और तीसरा देखें दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है पहले मेरठ में स्थित था और यह स्तंभ अभिलेख फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा जो है स्तंभ लेख, ये कहाँ पे है? ये चंपारण बिहार में स्थापित है और इसका खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल, हम लोग इसको ट्रिक से याद करते थे तो कायर लाल के रूप में याद करते थे, लेकिन कार्लायल जो है इन्होंने रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है जो चंपारण बिहार में स्थापित है, इसका खोज 1872 ईस्वी में किया था। लौरिया अरिराज ये चंपारण बिहार में स्थित है। और जो छठा है स्तंभ लेख वह लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है और इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो सातवां जो स्तंभ लेख है वह है कौशंबी स्तंभ लेख और इसको रानी का भी अभिलेख कहा गया है। और अशोक का सातवां अभिलेख जो है सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो है वह रुम्मीदेई अभिलेख है, स्तंभ लेख है। सबसे बड़ा जो सातवां अभिलेख है वह है सबसे लंबा, और अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वह है रुम्मीदेई का स्तंभ लेख। इसमें जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व का दर जो है घटा के 1/8 कर दिया गया था। जब लुम्बिनी में सम्राट अशोक जो है वहाँ पर यात्रा के लिए गए थे तो वहाँ पे गए, वहाँ पे स्थिति देखें तो वहाँ पर जहाँ पर उनका जन्म स्थान था गौतम बुद्ध का, वहाँ के कर को माफ़ कर दिया गया था और उसके आसपास के जो क्षेत्र था वहाँ पर 1/8 कर दिया गया था। टोटल जो टैक्स पहले होता था यानी उपज का 1/8 हिस्सा टैक्स के रूप में दिया जाएगा, जो कि बहुत कम था, जो कि पहले 1/2, 1/3, 1/4 होता था। और लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर जिसको कहते हैं बलि, उसको कंप्लीट माफ़ कर दिया गया था जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हम लोग इसमें देखते हैं अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित पद थे। अर्थशास्त्र हम लोग जानते हैं कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा लिखा गया था और वो किसके बारे में था? वो था मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में, मौर्य शासन काल में राजनीति के बारे में था, संबंधित था, वो था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में जो बहुत सारे पद का वर्णन किया गया है या उस समय मौर्य काल में जिस प्रकार के पद थे उस पद के बारे में समझते हैं। मंत्री प्रधानमंत्री को कहा जाता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था पुरोहित। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होते थे, मतलब राजा का जो बेटा हुआ राजपुत्र। दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक हुए, दौवारिक इम्पोर्टेंट है। अंतर्वेदिक है अंतःपुर का अध्यक्ष हो गया। समाहर्ता है आय का संग्रह करता। अभी आप लोग को पता होगा कि जो रेवेन्यू में डीएम को कलेक्टर भी कहा जाता है और कलेक्टर जो होता है वही समाहर्ता होता है, तो समाहर्ता कहते हैं आय का संग्रह करता। सन्निधाता होता है राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशस्ता हो गया कारागार का अध्यक्ष। और प्रदिष्ट्री हो गया कमिश्नर को कहा जाता है। पौर नगर का कोतवाल। व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था नायक। कर्मंतिक होता था उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष को कहा जाता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाला, मतलब सेना के लिए जो आवश्यक खान पान से लेकर शस्त्र अस्त्र की व्यवस्था सारा स्थापित करने वाला वो था, व्यवस्था करने वाला था दंडपाल। दुर्गपाल जैसा कि नाम से ही लग रहा है दुर्ग का रक्षक था, किला का रक्षा करता था। अंतपाल होता था सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, मतलब इस किला का जो दूर का एरिया था उस दूर के एरिया को रक्षा करता था, तो हो गया हमारा अंतपाल। इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और देख लें। जो मौर्य काल में था सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाले महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ये हो गया स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली, मतलब किसी का दबाव नहीं और अपना इंडिपेंडेंट। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्ग में विभाजित किया गया था।
मेगास्थनीज क्या लिखा था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था इंडिका। और इंडिका में इन्होंने जो है, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो है इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, इसको तोड़ा है। ये बात प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय समाज को कितने भागों में मेगास्थनीज के द्वारा विभक्त किया गया था। तो इसमें हम लोग 7 भाग में देखें। पहला हो गया दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा हो गया अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, 6ठा निरीक्षक एवं 7वां हो गया सभासद। तो इतने सारे मतलब भारतीय समाज को 7 भाग में, यही 7 भाग में डिवाइड किया गया था। अब देखें हम लोग कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसको हत्या किया था इसका सेनापति जो था पुष्यमित्र शुंग ने। और 185 ईस्वी में इसको हत्या करके मगध पे शुंग वंश की नींव डाली और फिर वहाँ से शुंग वंश चलने लगा। उसके बाद मौर्योत्तर काल में इसके बाद में फिर शुंग वंश को मार के फिर जो है वो कण्व वंश का स्थापित हुआ था, वसुदेव कण्व, जो मौर्योत्तर काल में हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग ये पहला शासक हुए जो कि शुंग वंश का स्थापना किए। देवभूति सबसे अंतिम शासक हुए शुंग वंश का। देवभूति को मार के वसुदेव कण्व जो है कण्व वंश का स्थापना किया था। और कण्व वंश का अंतिम शासक जो था वो था सुशर्मा। और सुशर्मा को हरा के सातवाहन सिमुक जो है हराया था और सातवाहन वंश का यहाँ पे स्थापना किया था। उसी के अन्य राजा थे सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सब सातवाहन के ही ये सब राजा थे। तो इस तरह से हमारा देखें कि मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल तक तो देखें हम लोग कि वो अंतिम शासक था मौर्य वंश का बृहद्रथ। उसको हरा, उसको जो है उसका सेनापति के द्वारा उसको मार दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो वो था पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश का स्थापना कर दी, हत्या कर दिया था बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश स्थापित किया। शुंग वंश का अंतिम राजा हुआ देवभूति। देवभूति को वासुदेव कण्व ने उसको मारकर वहाँ पे अपना कण्व वंश का स्थापित किया। और उसका अंतिम राजा कण्व वंश का सुशर्मा था, जिसको सातवाहन वंश के जो सिमुक थे, तो सिमुक जो है सुशर्मा को हरा के सातवाहन वंश का स्थापना किया। और सातवाहन के बहुत सारे राजा हुए, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सब हुए। सातवाहन बेसिकली आंध्र प्रदेश में ये शासन चला था। इसके बाद भारतीय वन राज्य में आ जाते हैं हिंद, यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत होता है तो आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं बोलने में या कहीं कुछ लिखने में कहीं कुछ अशुद्धि रह जाती है तो आप इसको ज़रूर पॉइंट आउट करें ताकि हम लोग इसको सुधार कर सकें, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, वो हमेशा निरंतर उसमें कुछ न कुछ सुधार करते रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।